Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, अभी हमारा फेस्टिवल अब ऑफ हुआ है, मतलब फेस्टिवल जो भी हम लोगों ने दुर्गा पूजा अच्छी तरीके से मनाया होगा, आपने भी मनाया होगा और आशा करता हूँ कि काफ़ी सेफली रूप से मनाया होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री कहना है, जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसलिए जो भी त्यौहार है उसको सेफली रूप से हम लोग को मनाना है। आने वाले समय में भी त्यौहार है, आने वाले हैं, तो त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी दुरुस्त रखना है, ताकि जो भी हमारे आने वाले समय में एग्ज़ाम्स हो उसमें हम लोग का सिलेक्शन अवश्य हो। तो इसलिए क्या करना है कि जो भी मेरा पैटर्न है, जो भी हमारा क्वेश्चंस आने वाला है, उस पैटर्न्स को बस देखते रहना है, पढ़ते रहना है और अपना तैयारी अच्छा करते रहना है। और इसीलिए हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए एनटीपीसी का मॉक कराया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले सेट 30 तक एनटीपीसी का मॉक हो चुका है। जो लोग अभी तक सेट 30 को नहीं देखे, उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखें। आज है सेट नंबर 31, तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो आज का क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। जो लोग हमारी टीम से नए जुड़े हैं, जिन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे एनटीपीसी का मॉक होता है, तो उन्हें बता दूँ कि यहाँ एनटीपीसी का 1 से लेकर 30 तक आपका मॉक टेस्ट हो चुका है, और वो भी जीके जीएस का। और जीके जीएस का क्यों हो रहा है? क्योंकि एनटीपीसी में आपका जीके जीएस का क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है। मतलब जिसका जीके जीएस में अच्छा मार्क्स आ रहा है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन अच्छा से कर लिया, मतलब उसका रिजल्ट तो होना ही है। क्योंकि जो मैथ्स होते हैं, जो रीजनिंग होते हैं, उसमें उतना दम नहीं होते हैं जो आपका जो जीके जिसका अच्छा होगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो सारे लोग बनाएंगे, तो आप बना रहे तो कौन बड़ा काम कर रहे हो। तो जीके जीएस आप अच्छा कर रहे हो तो आपका रिजल्ट होना ही है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर परीक्षा हो चुका है, जो पहले परीक्षा हो चुका है, वही सब क्वेश्चंस को आपके लिए कराया जा रहा है। क्योंकि कोई भी परीक्षा में आपका प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर जो आपका कह लो कि 100% में लगभग 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है। तो बस हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद हमारी टीम के द्वारा कुछ मॉक भी करा जाएंगे, जो आपका मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होगा, जो जिसके पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जो लोग हमारे चैनल पर नया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को टैप कर ले और ऑल पे क्लिक कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाब स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रानी की बाब। तो ये जो रानी की बाब है वो पाटन के गुजरात में स्थित है। ठीक है, रानी की बाब कहाँ है? पाटन के गुजरात में स्थित है, और इसे रानी की बाब या रानी की बावड़ी भी कहते हैं। ठीक ना, जिसको 1063 ईस्वी में आपका सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम थे, उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनकी पत्नी के द्वारा, जिनका नाम रानी उदमती थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब सोलंकी राजवंश क्या है? तो सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे यह। ठीक है, जो सोलंकी राजवंश था उसको स्थापना किया गया था आपका मूलराज के द्वारा। और ये जो आपका रानी की बाब है वो भीमदेव प्रथम की पत्नी के द्वारा बनाया गया, और वो भी उनके अपने पति के याद में। ठीक है, जो ये आपका रानी की बाब है वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, और ये 64 मीटर लंबा है। ठीक है, और 20 मीटर चौड़ा है, और आपका 27 मीटर गहरा है। यह भारत की अपनी तरह की अनूठा बाब है। इसे 22 जून 2014 में कब मिला था? से 2014 में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया। ये था आपका रानी की बाब, जो कि पाटन के गुजरात में स्थित है। तो आई होप आप लोग को जो भी फैक्ट्स रानी की बाब से था वो आप लोग को मिल गया होगा। तो बस आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल ये चीज़ नहीं भूलना है। मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, और यही मानवता का निशानी है। चलिए अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2020 शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें प्रदान किया गया? मतलब आपका जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसमें आपका किसे आपका नोबेल प्राइज 2020 का मिला है? तो हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉगटन और चार्ल्स एम राइस, ये तीनों को आपका नोबेल
नोबेल पुरस्कार 2020 से आपका मेडिसिन के डिपार्टमेंट में सम्मानित किया गया। ये तीनों लोगों को मिला गया, ठीक है। चलिए अब नोबेल का बात आया तो हमारे टीम के द्वारा काफ़ी शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के लिए नोबेल से संबंधित वीडियो लाया गया है और उस पर MCQ भी लाया गया है और काफ़ी शानदार ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर जो आप उस वीडियो को देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चंस एग्जाम में आए, वो भी 2020 के नोबेल से, तो वो छूटेंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक एक प्लेलिस्ट बना होगा और उसमें आपका नोबेल का वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए और देखिए, आप लोग काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है BLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो BLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात बहुत बड़े पैमाने का एकीकरण है। यह एक एकीकृत सर्किट IC बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और वो भी एकल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर के संयोजन के द्वारा किया जाता है। BLSI 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब जटिल अर्धचालक और संचार प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही थी। यह जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का एक BSI उपकरण है, ठीक है। तो ये 1970 में आपका ये BLSI खोज किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आपका बहुत बड़े पैमाने का एकीकरण है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है और आप लोग सारे लोग इस प्रश्न से अवगत होंगे। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते थे, क्योंकि उसी समय कांस्य धातु का खोज हुआ था, ठीक ना। यह जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी और तीनों में सबसे अधिक व्यापक थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वो 3 सभ्यता था ना, मेसोपोटामिया, मिस्र और एक सिंधु, ये तीनों में सबसे बड़ा जो था वो सिंधु घाटी की सभ्यता था। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका काफी अच्छा प्रश्न है और ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम कंप्यूटर भंडारण का आकार है? काम नहीं कम, ठीक है। तो ये जो है वो 1 मेगाबाइट जो है वो कंप्यूटर का सबसे कम भंडारण का आकार है। ये कम भंडारण का आकार समझ रहे हैं? आप लोग फोन यूज करते होंगे ना, तो फोन होता है ना कि कितना 128 GB, 64 GB, 32 GB, 16 GB होता है ना। तो वही जो है वो मेमोरी को दिखाता है, जो भंडारण है वो मेमोरी को दिखाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सबसे छोटा जो है वो कौन है, ठीक है। तो जो 1 मेगाबाइट है वो सबसे छोटा है। अब ये तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जो सबसे छोटा होता है वो होता है बिट होता है। बिट होता है तो 1 बिट बराबर बाइनरी अंक होता है और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है और 224 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, यानी 1 KB होता है और 224 KB बराबर 1 MB होता है, यानी 1 मेगाबाइट, जो कि आपका यहाँ मेगाबाइट है। अब 224 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है, ठीक है, और उसका 224 GB बराबर 1 TB होता है, यानी 1 टेराबाइट होता है और 224 TB बराबर 1 PB होता है, जो पेटाबाइट होता है। तो इसमें जो सबसे छोटा ऑप्शन हुआ वो आप लोग को दिख गया होगा कि 1 मेगाबाइट जो है वो सबसे छोटा मेमोरी का आपका भंडारण है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 5वां प्रश्न, जो कि कंप्यूटर संबंधित था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत में धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो ये मेट्रोपालम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है वो सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, जो कि यह 10 किलोमीटर पर आवर की घंटे की मंद गति से चलती है। यह एकमात्र पर्वतीय रेलवे है जो दक्षिण भारत में दैनिक आधार पर चल रही है। अब पर्वतीय क्षेत्र में है तो इसलिए तो धीरे चल रहा है। अगर जो ये नॉर्मल रास्ता इसका होता तब तो ये स्पीड में चलता, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र है तो इसलिए धीरे धीरे चलना है ताकि वो आराम से और सेफली रूप से पहुंच सके। तो इस ट्रेन का नाम है मेट्रोपालम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, जो कि सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन है, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आप लोग को बताना है कि सबसे जो स्पीड चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या है और वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और वो भारत की बताना है, जापान का नहीं बताना है, जापान का नहीं बताना है, इंडिया का बताना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ओलंपिक 2021 का मेजबानी देश है। पहले ये जो ओलंपिक था वो 2020 में होता, ठीक है, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे पोस्टपोन करके
2021 में किया गया। और इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो के द्वारा ओलंपिक 2021 का मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल है। ठीक है, और जिसको किया जाएगा पर टोक्यो के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। ओलंपिक खेलों संस्था, जो ओलंपिक खेल है उस संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 7 सितंबर 2013 का ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबानी शहर घोषित किया था। ये दूसरा मौका है जब टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1664 में आपका किया जा चुका है। टोक्यो पहला एशियाई शहर है जिसे दूसरी बार ओलंपिक खेल आयोजन करने का मौका मिला है। ठीक है, तो टोक्यो ही आपका सबसे पहला शहर है जो जिसे 2 बार मौका मिला है आपका ओलंपिक को आयोजन करने के लिए। तो यह 2021 में होगा जो कि 2020 में होना था। कहाँ हो रहा है? टोक्यो में होने वाला है। चलिए अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये क्वेश्चन पॉलिटी का है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उनका आयु, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति का आयु होता है वो 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की वर्तमान आयु 65 ईयर्स है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, जो उच्च न्यायालय है उसका 62 वर्ष है। हालांकि कुछ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सुझाव है कि एक निश्चित अवधि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो कितना उम्र है? 65 ईयर्स है। किसका? आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। और उच्च न्यायालय का क्या है? 62 ईयर्स। चलिए अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त कर सकते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर कोई चीज़ आप जैसे आप MS वर्ड खोले हो या पेंट खोले हो या कुछ भी कंप्यूटर में खोले हो, तो अगर कुछ भी लिखे, जैसे यहाँ पे राज लिखे, ठीक है, और यहाँ पे RAU कुछ भी लिखे और कुछ, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे राज लिखे, मैं अपना ही नाम बताता हूँ हमेशा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे राज लिखे, यहाँ पे RAUS और यहाँ पे N लिख दिए, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब हमको इस SHN को हटाना है तो क्या करेंगे? तो अंडो को टैप करेंगे ना, तो जो लास्ट का जो भी लास्ट में जो हम एक्टिविटी की है वो हट जाएगा। अगर जो हम लास्ट में N लिखे हैं तो N हटेगा, फिर एक बार अंडो दबाएंगे तो H हटेगा, फिर एक बार दबाएंगे तो H हटेगा। अब उसी तरीके से कोई हम पेंट कर दिए, कोई हम पेंट बनाए, ऐसे सपोज ये मैं पेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पेंट में मैं अच्छा सा तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग कमजोर है। ये पेंट बना रहा हूँ, फ्लावर बना रहा हूँ, ये फ्लावर बना रहा हूँ, और ये फ्लावर बना के यहाँ दाना था यहाँ, लेकिन डाल दिया यहाँ। अब ये खराब हो गया, तो इसको मुझे जब अच्छा करना होगा क्या करेंगे? अंडो दबाएंगे तो ये जो लास्ट प्रक्रिया जो ये हुआ था वो हट जाएगा। अब ये हटेगा आपका, मैं हटा के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये जब हटेगा आपका, ये जो आपका हट गया, तो अब क्या करेंगे? हम फिर से ड्राइंग करेंगे और फिर से हम इसको अब यहाँ से लेके यहाँ करेंगे। तो यही अंडो की प्रक्रिया से आपका जो भी लास्ट कमांड होता है वो हटाया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो भाई क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है। आप लोग सब समझदार लोग हैं और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित दमन और दीप की राजधानी है? दमन और दीप एक यूटी है। अब इसका राजधानी पूछ रहा है कहाँ है, तो इसका राजधानी, दमन एवं दीप का राजधानी दमन है। ठीक है, और ये जो दमन एवं दीप जो है वो मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रांत है। यह 112 किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ में 2 जिले यहाँ अवस्थित है। ठीक है, 2 जिला है, और केंद्र शासित प्रदेश जो दमन है वो गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक में स्थित है। ये जो आपका दमन द्वीप है पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब आपका मतलब गोवा में 1961 में गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ा था, तब जाके ये आपका दमन और दीप गोवा में शामिल हो गया। बाद में 1987 में बाद में इसे आपका गोवा से निकालकर और एक अलग यूटी के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 1987 में। और 1961 में आपका ये आपका गोवा में मिला दिया गया था। जब आपका पुर्तगाली गोवा से भागे थे, मतलब गोवा से ये प्लान किए थे, तब आपको गोवा मिला दिया गया था, दमन द्वीप को भी। लेकिन 1987 में फिर बाद में दोनों को अलग अलग किया गया। तो ये था हमारा दमन और दीप की पूरा हिस्ट्री। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था?
तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो ये आपका मणिकर्णिका है, आप लोगों ने मणिकर्णिका का मूवी भी देखा होगा, और ये मूवी काफ़ी अच्छा था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित मूवी थी। और मणिकर्णिका जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम था। लक्ष्मीबाई का जन्म आप लोग सबको पता हो कि वाराणसी में हुआ था, जो कि वैदनी नामक नगर में हुआ था, और 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु मनु कहते थे। 1842 ईस्वी में उनका विवाह झांसी का मराठा शासित राज्य में गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ, और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। पहले बचपन का नाम उनका मणिकर्णिका था। उनका विवाह जब 1842 ईस्वी में हुआ था, और वो भी आपका मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था, और उसी बाद इनका नाम, शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। और बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, और लोग इन्हें प्यार से मनु कह के पुकारते थे। तो ये था आपका 12वां प्रश्न, जो कि आपका मणिकर्णिका और रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम का पुस्तक है, इसलिए काफ़ी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनका एक बुक है इसका नाम है द लाइफ ट्री। क्या नाम है? द लाइफ ट्री। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित कविताओं का एक संग्रह था, जो कि 2005 ईस्वी में आपका प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में निहित कविताओं भारत के लिए डॉक्टर कलाम के गहरे प्रेम और उनके समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। ईश्वर के प्रति समर्पण और एक मातृभूमि के साथ उनकी मानवता की भक्ति भी इन कविताओं के विशिष्ट रूप से प्रकट होती है। इनका जो मानवता था वो बिल्कुल एक अलग लेवल का था। इनका जो योगदान रहा हमारे देश के लिए वो काफ़ी अहम रहा है, और जिसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के इंसान थे, ठीक है। तो इनका बुक का नाम द लाइफ ट्री था, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई एक कविताओं का संग्रह था। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो इसका हिमाचल प्रदेश जो है वो थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। थार रेगिस्तान 4 भारतीय राज्यों को टच करता है: गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन हो गया? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और एक राजस्थान। राजस्थान को सबको पता ही होगा। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसको बिल्कुल टच नहीं करता है। पंजाब और सिंध राज्यों में फैला हुआ है। 60% से अधिक रेगिस्तान अकेले राजस्थान में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह दुनिया की 17वीं रैंक पे आता है, जो कि विशालतम रेगिस्तान और दुनिया का 9वां विशालतम उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, ठीक है। कौन है? उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान 9वां है, ठीक है। और ये 17वां जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान में से है। तो ये आपका जो थार रेगिस्तान है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है, बाकी गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पड़ता है। अब 60% जो है वो आपका राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ में किसकी स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत का सुचालक बनाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ को विद्युत का सुचालक बनाता है। सभी धातुओं के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होती हैं जो उनके परमाणु के नाभिक द्वारा स्थिर रखे जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक आ जा सकते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति ही उसे विद्युत का चालक बनाता है, यानी सुचालक बनाता है। तो जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में स्वतंत्र उपस्थिति के कारण इसकी पदार्थ को विद्युत का सुचालक बनाता है। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन, जो कि आपका केमिस्ट्री से था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। तो गोंडवाना जीवाश्म पार्क ये छत्तीसगढ़ के आपका सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला के मानेन्द्रगढ़ में स्थित है। ये जो पार्क है वो 2016-17 में आपका ये इस्टेब्लिश किया गया, जो कि हसदेव और हसिया नदी के संगम पर करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित किया गया था। शहर के आमखेरवा इलाके के पास हसदेव नदी के बीच करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्म से भरा हुआ है, और वहीं पे ये आपका गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रभाव के कारण प्रकाश के 2 मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। तो किसके कारण मुड़ता है ये? तो ये आपका मुड़ता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के प्रभाव के कारण प्रकाश 2 मध्य तल या सीमा पर मुड़ जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, आप सबको पता होगा। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अपवर्तन के बारे में है, जो कि अपवर्तन प्रभाव के कारण प्रकाश दो मध्यतल सीमा पर मुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या में फांसी की सजा दी गई थी? तो जेपी सैंडर्स की हत्या में उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में, कब? 1931 में आपका 23 मार्च को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। और वो आपका लाहौर षड्यंत्र में उनकी सहभागिता के लिए इन्हें फांसी की सजा हुआ था। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा हुआ था। सॉन्डर्स और ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के बारे में माना जाता है कि ये लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, और इसीलिए ये लोगों ने प्लान बनाया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाला लाजपत राय जो थे वो इन्हीं के कारण मरे हैं, तो हम लोग आपके जेपी सैंडर्स को निपटा देते हैं। और इन्हीं उनको निपटाने के लिए ही इन्हें मतलब फांसी की सजा मिली थी। कब मिली थी? 1931 में आपका 23 मार्च को। और ये जो आपका जो षड्यंत्र था उसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भूकंपीय विज्ञान किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो जो ग्रहों की गति है उससे आपका भूकंप का कोई लेना देना नहीं है, समझे। जो ग्रहों की स्थिति है उससे भूकंप का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो ये है ये ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन में यही सही होगा। तो जो भूकंप विशेषज्ञ द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी होती है उसके आधार पर विभिन्न सूचनाओं जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ धरती की गति, भूकंपीय क्षेत्र की पहचान और पुनरावृत्ति अंतराल यानी लगातार घटनाओं के बीच में औसत समय पर आधारित होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हिल जाती है तो भूकंप आने का संभावना हो जाता है। ये प्लेटलेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होते हैं, ठीक है, दोनों ही तरह से अपनी जगह पर हिल सकती है। भूकंप विशेषज्ञ प्लेटों की सीमाओं के अध्ययन करते हैं और उन केंद्रों पर तलाशते हैं जहां विश्व में सबसे अधिकांश भूकंप ज़्यादा आते हैं, मतलब समझे, उस क्षेत्र में वहाँ अध्ययन करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका भूकंप आने का संभावना होता है। तो ये जो है वो आपका ग्रहों की गति है, उससे भूकंप का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा आज का 19वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। यानी 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है, एक ऑप्शन कोई गलत है। तो जो गलत कथन है उसका पहचान करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है और यहाँ गलत कथन का चुनाव करना था, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। भोजन एक अकार्बनिक पदार्थ गलत है, और क्योंकि भोजन है एक कार्बनिक पदार्थ। अब भोजन होता क्या है, भोजन से क्या फायदा होता है वो देख लीजिए। तो भोजन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में ग्रहण किए जाने के पश्चात ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं और नए तंतुओं का निर्माण तथा पुराने टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिक बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, उसे भोजन कहते हैं। ये आमतौर पर पौधे या पशुओं में उत्पन्न होते हैं और इनमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज। इसे जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा प्रदान करने, जीवन को बनाए रखने या विकास की प्रोत्साहित करने के लिए जीवों की कोशिका द्वारा आत्मसात किया जाता है। तो ये आपका भोजन है, जो कि आपको जो भी हमारे बॉडी है, अगर जो हम भोजन करते हैं तो जो भी हमारे बॉडी में नए टिश्यू बनना है, कोई भी हमारा टिश्यू प्रभावित होता है तो उसको फिर से रिबिल्ड करना, तो ये काम भोजन का होता है। हमारे बॉडी में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, तो ये भोजन के माध्यम से ही हमारे पास आता है। तो ये आपका आज का 20वां प्रश्न था, जो कि भोजन के बारे में था, और हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोजन है तभी हम लोग हैं, और हम लोग जो भी आज इतना भागदौड़ कर रहे हैं, इतना मारामारी कर रहे हैं, तो वो भोजन के कारण ही कर रहे हैं। अगर जो पेट नहीं होता तो आई थिंक हम लोग इतना स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है ना। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि वित्त मंत्री के रूप में किसने कार्य किया है। तो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। इनका नाम प्रणब मुखर्जी है, जो कि आपके हमारे देश में 24 जनवरी 2009 से आपका 24 जुलाई 2012 तक आपका ये केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं।
इन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। आपको जो मुखर्जी थे, यानी प्रणब मुखर्जी जी थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और भारत सरकार के पोर्टफोलियो में कई मंत्री पद पे ये आसीन रह चुके हैं। हालांकि अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति भी रहे हैं और उसके बाद से आपका मतलब वित्त मंत्री के रूप में 2009 से 2012 तक काम किए हैं और 2012 से 17 तक आपका ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। अब अगला प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसको बिल्कुल आप लोग माइंड किए होंगे। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या है। शब्द को संदर्भित करता है। शब्द आप लोग पेपर पढ़ते होंगे ना, तो आता हुआ कि यहाँ पे शब्द मिला। तो शब्द मतलब होता है आपका जो कोई भी व्यक्ति मरा होता है ना, उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। जो शरीर का रचना विज्ञान होता है उसके लिए एक मृत मानव शरीर को शब्द बोलते हैं। जो भी व्यक्ति मरता है या फिर कुछ भी कोई भी इंसान मर जाते हैं तो पेपर में आता होगा कि यहाँ पे एक अज्ञात शव मिला। तो शव जो है वो शारीरिक विज्ञान की एक मृत मानव शरीर के रूप में से जाना जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसरो का वाणिज्यिक शाखा है। इसरो का आपका वाणिज्यिक शाखा कहाँ है? तो सबसे पहले इसरो के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अंतरिक्ष निगम लिमिटेड जो है वो इसरो का आपका अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का वाणिज्यिक शाखा है। इसका उद्देश्य इसरो के उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह अंतरिक्ष विभाग के DOS द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष निगम लिमिटेड है जो कि आपका इसरो का वाणिज्यिक शाखा है। इसरो के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसरो का फुल फॉर्म हो गया, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका चेयरमैन कौन है, सारी चीज़ आप लोग को इसरो के बारे में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। यह माना जाता है कि झील क्रिटेशस खटिमय युग में दक्कन असितसम चट्टानों और उल्का पिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। तो ये झील का नाम बताना है। जो लोनार झील है वो क्रिटेशस युग में दक्कन असितसमय चट्टानों और उल्का पिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। ये जो झील है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और जो कि खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। आकाशीय उल्का पिंड की टक्कर से निर्मित खारे पानी की यह विश्व की पहली झील है। जो कि इसका खारा पानी इस बात को प्रतीक करता है कि कभी यहाँ समुद्र था। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह मानना है कि ब्लास्टिक चट्टानों के बनी यह झील बिल्कुल वैसी ही है जैसे झील मंगल की सतह पर पाई जाती है। यहाँ तक कि इसके जल रासायनिक गुण भी मंगल पर पाई गई झीलों के रासायनिक गुणों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो ये लोनार झील है और जो आपका मंगल पे झील है उसका पानी और इसका पानी दोनों का रासायनिक गुण बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ये नासा का मानना है। ठीक है, तो ये आपका लोनार झील के बारे में विशेषता हो गया जो कि आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ? उल्का पिंड से पृथ्वी को टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ और ये खारे पानी की सबसे पहली झील है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो यह जो है आपका जो GST है उसी बोलते हैं ना, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो जो GST है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ ऑप्शन दे दिया है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। यहाँ ऑप्शन सही नहीं है, तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को आपका भारत भर में लागू GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई करों के बदले एकल कर है। ठीक है, इसे संविधान में 101 संविधान अधिनियम के अनुसार से आपका 2017 के रूप में पेश किया गया था, जो कि आपका 122वें संविधान संशोधन के रूप में इसे विधेयक पारित किया गया और बाद में GST परिषद द्वारा संचालित है और इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो आपका है ना, एक 101 जो आपका अधिनियम है उससे आपका ये GST इफेक्ट में आया था और 122वें जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके कारण ये पूरा लॉन्च हुआ था। 101 जो था वो अधिनियम था और 122 जो है वो आपका क्या बन गया? विधेयक बन गया। कोई भी अधिनियम आता है तो वो अधिनियम रहता है, लेकिन जब वो पारित हो जाता है तो वो विधेयक के रूप में होता है। तो 101वें अधिनियम था और 122वें संशोधन विधेयक था। ठीक है, तो जो GST है वो एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि आपका 2017 में लॉन्च किया गया था, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। ठीक है, तो ये था आपका 25वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हालांकि यहाँ में क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा गलती रहा है। चलिए, आप लोग को तो फायदा होना चाहिए, तो आप लोग का क्वेश्चन का संख्या तो कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। 25 के बाद 23 आ गया, फिर 24 हो गया, यानी लगभग 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा वो, ठीक है। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए और बिल्कुल लाइक का बटन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा। दबाइए भाई, दबाइए, बिल्कुल दबाइए। प्रश्न है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो आपका ताप और विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। इसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसको बोलते हैं डिलोकलाइज्ड। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, DELOCALIZED, ठीक है। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ केवल 3 सहसंयोजन बंधों का निर्माण करता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की संरचना के माध्यम से गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रेफाइट है वो विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है और ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं आपका रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन के कारण प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई अनुपात सेम होता है, ठीक है। आपका मैग्निफिकेशन का एक संबंध गोलाकार दर्पण द्वारा किसी वस्तु के आकार द्वारा निर्मित छवि के कारण वृद्धि होती है, ठीक है। यह छवि की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है और इसे यम के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रेखीय आवर्धन है जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को दर्शाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल नीनो महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। जो एल नीनो आपका मतलब कहाँ, ये जो एल नीनो है वो किस महासागर में है जो कि तापमान और अस्थिरता का उल्लेख करता है। तो एल नीनो जो है वो आपका प्रशांत महासागर में है जो कि आपका तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, ठीक है। और ये भूमध्य क्षेत्र के उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल के कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र की सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिशु यानी छोटा बालक। क्या इसका अर्थ होता है? शिशु यानी छोटा बालक, ठीक है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में तापमान का अस्थिरता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो जीजी का किला जो है उसे आपका ट्रॉय ऑफ द ईस्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा जाता था, ठीक है। और यह तमिलनाडु में अवस्थित है और इसे जीजी का दुर्ग या सेंजी दुर्ग से जाना जाता है। यह दुर्ग बिलपुरम जिले में पुडुचेरी के आसपास में स्थित है। यह इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी तक इस किले को भारत का सबसे अवैध दुर्ग कहा था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था और जीजी दुर्ग जो है वो दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है, ठीक है। तो ये जीजी किला है जो कि आपका तमिलनाडु के आसपास में अवस्थित है और इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा था ब्रिटिश सरकार। अगला प्रश्न है, पाइथन है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि इसको समान प्रयोजन प्रोग्रामिंग के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। इसे गिडो बैन रोसम द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अनिवार्य कार्यात्मक और प्रतिक्रियात्मक सहित कई प्रोग्रामिंग मानदंडों का समर्थन करता है और इसमें एक बड़ा व्यापक मानक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यह जो आपका पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व में हुआ जिसे वर्तमान में जाना जाता है। तो ये वर्तमान में पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि 3300 से 1300 ईसा पूर्व और परिपक्व काल में 2600 से आपका 1900 ईसा पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और उत्तरी पूर्व अफगानिस्तान के मुख्य रूप में आपका विकास हुआ था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी मौजूद है, ठीक है। ये आपका हड़प्पा काल है जो कि 2500 ईसा पूर्व में आपका जो वर्तमान क्षेत्र है वो पश्चिम भारत और पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है। तो एप्लेट जो है वो एक जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि एक छोटा इंटरनेट आधारित प्रोग्राम है। यह वेब के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे किसी भी कंप्यूटर द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है।
एप्लेट जो है वो HTML में भी चलने वाले एक सक्षम डिवाइस है, ठीक है। एप्लेट आमतौर पर एक वेबसाइट पर एक HTML पृष्ठ के अंत स्थापित किया जाता है और एक ब्राउज़र के भीतर निष्पादित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो एप्लेट है वो एक जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। और फाइनली मूव करते हैं आज का आखिरी प्रश्न की तरफ, ठीक है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में आपका बीमारियों का उपचार दिया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में कई रोगों और रोग पैदा करने वाले कारकों और इन रोगों के इलाज का वर्णन किया गया। इलाज में हर्बल दवाएं, विशेष मंत्र या मंत्र के प्रयोग के साथ दवाएं शामिल थी, ठीक है। यह आयुर्वेद के अग्रगामी या स्वास्थ्य और दीर्घायु का विज्ञान माना था, ठीक है। तो ये जो अथर्ववेद है वो बीमारी का उपचार इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको लोगों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और जो करना है वो कीजिए। बस आप लोग वीडियो को फैलाइए, ठीक है। फिर वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।